आज हम क्लास 10 की साइंस किताब को पढ़ेंगे। चैप्टर है 4 कार्बन और उसके यौगिक। चलिए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने अनेक ऐसे यौगिकों का अध्ययन किया जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इस अध्याय में हम कुछ अन्य रोचक यौगिकों एवं उनके गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम एक तत्व के रूप में कार्बन का भी अध्ययन करेंगे, जिसका हमारे लिए तात्विक एवं संयुक्त दोनों रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। तो पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था कि कुछ रोचक यौगिकों के और उसका गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में भी हम कार्बन का भी अध्ययन करेंगे। अंतिम स्तंभ में आने वाली वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। आपके शिक्षक आपको बताएंगे कि इनमें से अधिकांश वस्तुएं कार्बन के यौगिक से बनी हैं। हमें क्या करना है कि अंतिम देखना है और उसमें आपको शिक्षक आपको बताएंगे कि जितने भी अधिकांश वस्तुएं बनी हैं सभी किसकी, तो कार्बन का यौगिक से ही बना है। इसका परीक्षण करने के लिए क्या आपको कोई विधि सोच सकते हैं? बोल रहा है कि जितने भी वस्तुएं हैं ये सब अधिकांश वस्तुएं कार्बन के यौगिक से बना है। तो इसका परीक्षण करने के लिए हम कोई एक विधि सोच सकते हैं। कार्बन से युक्त यौगिक को जलाने पर क्या उत्पाद मिलेगा? बोल रहा है कि कार्बन से यौगिक को जब हम जलाएंगे तो हमें क्या उत्पाद मिलेगा। क्या आप इसकी पुष्टि करने के लिए किसी परीक्षण को जानते हैं? आपके द्वारा सूचीबद्ध की गई भोजन, कपड़ा, दवा, पुस्तक आदि अनेक वस्तुएं इस सर्वोत्मुखी तत्व कार्बन पर आधारित हैं। कि हमारे द्वारा जो भी वस्तुएं जो सूचीबद्ध किया गया, जिसका हम उपयोग करते हैं, जैसे भोजन, कपड़ा, दवा, पुस्तक, ये सभी वस्तुएं जो किससे, तो कार्बन पर ही आधारित हैं। इनके अतिरिक्त इसके साथ साथ इन जो 4 हैं, इनके साथ साथ सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित हैं। और जितना भी सजीव संरचना है वो भी किस पे, तो कार्बन पर आधारित है। जैसे हम लोग, पेड़ पौधा, ये सभी जितने भी सजीव संरचना है ये सभी कार्बन पर आधारित है। भूपर्पटी तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है। भूपर्पटी यानी जो जमीन है, भूमि है, उसका जो ऊपरी भाग है उस पर, और वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में कार्बन है। भूपर्पटी में खनिज जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम, इस सभी के रूप में कार्बन जो है केवल 0.02% उपस्थित है। बोल रहा है कि भूपर्पटी में खनिज कितने परसेंट में है उपस्थित है, तो 0.02% में उपस्थित है। तथा वायुमंडल में यह कितना है, तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। भूपर्पटी में आपको 0.02% मिलेगा और वायुमंडल में ये 0.033% के में मिलेगा। प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद कार्बन का अत्यधिक महत्व है। इस अध्याय में हम कार्बन के इन्हीं गुणों का अध्ययन करेंगे जिनके फलस्वरूप यह असमानताएं हुई। कार्बन में आबंधन सहसंयोजी आबंध होता है। पिछले अध्याय में हमने आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों का अध्ययन किया। हमने देखा कि आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। बोल रहा है कि आयनिक यौगिक जो होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये उच्च होता है। किसका, तो आयनिक यौगिकों का। गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। बोल रहा है कि जो आयनिक यौगिक जो होते हैं वे गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है। हमने देखा कि आयनिक यौगिकों से आबंधन की प्रकृति इनके गुणधर्मों की व्याख्या करती है। सारणी 4.1 में कुछ कार्बनिक
यौगिकों को दिखाया गया है। देखिए सारणी 4.1 में कुछ कार्बनिक यौगिक हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक दिखाया गया है। पहला है एसिटिक एसिड, इसका गलनांक 290 केल्विन और क्वथनांक 391 केल्विन है। क्लोरोफॉर्म का 209 केल्विन और इसका 334 केल्विन क्वथनांक है। एथेनॉल का गलनांक 156 केल्विन और इसका क्वथनांक 351 केल्विन है। मेथेन का है 90 केल्विन है इसका गलनांक और क्वथनांक 111 केल्विन। जैसा कि हमने अध्याय चैप्टर 2 में हमने देखा था कि अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। हमने देखा था कि कार्बन के जितना भी यौगिक होता है वो विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता है। उपर्युक्त यौगिक के क्वथनांक एवं गलनांक के आंकड़ों के आधार पर हम यह निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं है, चूँकि अधिकांशतः ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। देखिए कार्बन के यौगिक जो होते हैं वे विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते हैं। और दूसरा क्या बोल रहा है कि जो कार्बनिक यौगिक जो होता है उनका जो परमाणु जो होता है उनके बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं है, चूँकि अधिकांश यौगिक विद्युत के कुचालक हैं। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन यौगिकों के आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होता है। देखिए अतः हम चूँकि ये विद्युत के तो कुचालक हैं कार्बनिक यौगिक, अतः हम इस पर निष्कर्ष कर पहुँचते हैं कि यौगिक के आबंधन में किसी आयन का उत्पत्ति नहीं होता है, क्योंकि पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़े हैं, जानते हैं कि विद्युत का चालन वो आयनों पर आधारित होता है और ये जो है विद्युत के कुचालक हैं यानी कि कोई आयन नहीं बनता है। कक्षा 9 में हमने विभिन्न तत्वों की संयोजन क्षमता तथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या पर इनकी निर्भरता के बारे में अध्ययन किया है। हमने कक्षा 9 में ही कार्बन का संयोजकता के बारे में अध्ययन किया है और इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। कार्बन के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा, कार्बन के कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे, बोल रहा है कि अब हम क्या करेंगे तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसका जो है देखते हैं तो देखिए ये कार्बन है, इसका जो है 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और ये अंतिम कक्षा में बचे हुए कितने 6 में 2 हो गया तो 4 बचा, 1 2 3 और 4। तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आ गए 1 2 3 4, तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन बराबर 4, इसीलिए इसका जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो होगा संयोजकता इलेक्ट्रॉन बराबर 4, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी है तो 4 है। हम जानते हैं कि बाहरी कोश पूरी तरह से भर देने अर्थात उत्कृष्ट गैस की विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझाई जाती है। हम जानते हैं कि किसी भी तत्व का अगर हम बाहरी कक्षा को भर देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन दे करके बाहरी कक्षा को भर देंगे तो उसका जो गुण हो जाए वो कैसा, तो उत्कृष्ट गैस के तरह वो करने लगता है, प्राप्त कर लेता है और उसकी जो है अभिक्रियाशीलता समझाई जाती है। आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व
सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या उनका ह्रास करके इसे प्राप्त करते हैं। बोल रहा है कि आयनिक यौगिक बनाने वाले जो तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देते हैं या फिर उनको प्राप्त करके प्लस माइनस आयन बनाते हैं और वो जब मिल जाते हैं तो आयनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बन के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए यानी अपनी कक्षा को संतुलित करने के लिए यानी बाहरी कक्षा को भरने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। यानी कि कार्बन का बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो बाहरी कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन को यह ग्रहण करेगा या फिर अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अंतिम कक्षा को संतुलित करेगा यानी पूर्ण करेगा। तो करके इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। यदि इन्हें इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना या खोना हो तो क्या करते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके C4- यानी ऋण आयन बना सकता है। जब कार्बन जो है बाहरी कक्षा को पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये ऋण आयन बनाएगा, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है। कि हम जानते हैं कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 है यानी इसके नाभिक में भी 6 प्रोटॉन हो गया। अब बोल रहा है, पहला टर्म बोल रहा है, पहला कंडीशन कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके परमाणु में 6 प्रोटॉन है और टोटल 6 प्रोटॉन है और पहले से था इसका और 4 ले लिया यानी तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन को धारण करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा क्या बोल रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर C4+ यानी धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धन आयन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगा। अगर हम फिर दूसरा बोल रहा है कि अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं तो ये पॉजिटिव धन आयन बन जाएगा, लेकिन ये आगे बोल रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर 6 प्रोटॉन वाला नाभिक को 2 इलेक्ट्रॉन वाला धन आयन बनाने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होता है। कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता यानी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। यानी एक 2 मुश्किल आ रहा था कार्बन में, तो कार्बन क्या करता है कि अपने परमाणुओं को अन्य तत्वों के साथ ना तो लेता है और ना देता है, उसका साझा कर देता है। इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके अपनी समस्या को सुलझा लेता है। केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक तत्व भी इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। और बोल रहा है कि केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक तत्व वो भी क्या करते हैं तो अपनी इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं और अणु का निर्माण करते हैं। जिन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है वे दोनों परमाणुओं के बाहरी कोष में स्थित होते हैं, और जितना भी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा वो सभी कहाँ तो परमाणु के बाहरी कोष में होते हैं, तथा इनके फलस्वरूप दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तो इस स्थिति में एक तत्व नहीं बल्कि दोनों ही तत्वों के परमाणु क्या करते हैं, उत्कृष्ट गैस की विन्यास यानी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या होता है उसको पूरा कर लेते हैं। कार्बन के यौगिकों की चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने कुछ सामान्य अणुओं को समझते हैं। अब बोल रहा है कि कार्बन का यौगिक जो होते हैं उसकी चर्चा करने से पहले हम क्या करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो अणु बनता है पहले हम उसको समझते हैं। इस तरह से बने अणुओं में सबसे सामान्य अणु हाइड्रोजन का है, और इस तरह से जो अणु बनता है यानी साझेदारी करके
उसमें सबसे साधारण और सामान्य अणु जो बनता है वो हाइड्रोजन का बनता है। जैसा कि आपने पहले अध्ययन किया है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, यानी इसके के कोष में यानी पहले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तथा के कोष को भरने के लिए इसके एक और अन्य इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि कोई भी एक तत्व रहता है, परमाणु रहता है, जिसका पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 से भरता है 2n², इस वाले सूत्र से भरते जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है उसका परमाणु संख्या, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या जो होता है वो 1 होता है। यानी हाइड्रोजन के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके बाहरी कक्षा को भरने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी और 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ता है। तब जाकर के ये अपनी बाहरी कक्षा को भर लेगा, तो ये उत्कृष्ट गैस की जो विन्यास है उसको पूरा करता है। तो इस कंडीशन में इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस स्थिति में ये क्या करता है, एक अन्य हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है उसका 1 इलेक्ट्रॉन से ये क्या करता है, साझा कर लेता है। जिसके बाद इस वाले हाइड्रोजन परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन और इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों का 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि पहली कक्षा में जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है वो इसको पूरा कर लेता है। तो यही बोल रहा है कि इस तरह से जो अणु बनता है वो सबसे साधारण हाइड्रोजन का ही होता है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका 1 परमाणु और 1 इलेक्ट्रॉन, और इस वाले परमाणु का 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों एक दूसरे को साझेदारी करके H2 अणु बनाता है। भरने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसीलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके, अपना एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके क्या बनाता है, तो हाइड्रोजन का अणु यानी H2 बनाते हैं। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हाइड्रोजन का जो निकटतम होता है वो हीलियम, उसका हीलियम का होता है H, जो परमाणु संख्या है हीलियम का 2 होता है, यानी उसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं। तो इसी तरह हाइड्रोजन क्या होता है कि हीलियम के जैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। जिसके के कोष यानी पहला कक्षा को के बोला गया है, के कोष, तो के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए हम बिंदु या क्रॉस का उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि 4.1 चित्र में दिखाया गया। देखिए इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए क्रॉस का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे हम क्रॉस के जगह बिंदु का भी प्रयोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच एक आबंध बनाते हैं। बोल रहा है इलेक्ट्रॉन का जो सहभागी होता है, यानी उसके साथ में जो भाग लेता है साझेदारी में, वो हाइड्रोजन क्या करते हैं, दोनों परमाणु, ये जो हाइड्रोजन इसका वाला है 1 परमाणु इलेक्ट्रॉन और इसका वाला 1 इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों के बीच में एक आबंध यानी सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। जिस तरह यहाँ पे है ये वाला हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया, इधर वाला हाइड्रोजन 1 का, तो ये कितना है, सिंगल बॉन्ड बना। अगर ये 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करते तो डबल बॉन्ड बन जाता। तो हाइड्रोजन जो होता है वो अपने सहभागी परमाणु के साथ कैसा, तो एकल बॉन्ड बनाता है, यानी एकल आबंध बनाता है। एक आबंध को 2 परमाणुओं के बीच एक रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है, और आबंध को हम रेखा द्वारा करते हैं, जैसा कि 4.2 में दिखाया गया है। 4.2 देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा संयोजकता क्या होगा। अब है क्लोरीन का जो है वो परमाणु संख्या यानी Cl का परमाणु संख्या 17 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता कितना होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, यानी क्लोरीन का पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन भर गया पहला कक्षा।
अब दूसरा कक्षा में जाएगा। दूसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इसमें चला गया है, 8 भरना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 17 था क्लोरीन के पास, हमने कितने भर दिए? 1 2 और इधर से 8, यानी 10 भर दिए हैं। अब बचे हैं कितने? 10 भर गए, 7 बचे हैं। तो ये तीसरा कक्षा में चले जाएंगे। पहला कक्षा को हम के बोलते हैं, दूसरा को एल बोलते हैं, तीसरा को एम बोलते हैं। तो बचे हैं 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। जबकि हम जानते हैं कि बाहरी कक्षा को पूरा करने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरे बाहरी कक्षा में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो इसमें क्या करेगा क्लोरीन? 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्लोरीन को क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? संयोजकता बराबर 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन को अपना बाहरी कक्षा पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसीलिए क्लोरीन की संयोजकता 1 हो जाएगी। हो जाता है। संयोजकता क्या होगा? तो क्लोरीन का संयोजकता जो होता है वो 1 है। क्लोरीन द्विपरमाणुक अणु क्लोरीन यानी Cl2 बनाती है। यानी कि फिर से देखिए, क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो गया? 1, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, और इधर वाला और एक क्लोरीन परमाणु, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा। यानी कि टोटल क्लोरीन का बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 2 4 और इधर 2 6, और इस वाले का क्लोरीन का ये 7, तो इस वाले का भी हो गया, ये इतना है। तो ये क्लोरीन अपनी बाहरी कक्षा को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, यानी कि ये इसके साथ ऐसे ये मिल गया, और ये वाला क्लोरीन भी इसके वाले इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले लेगा। यानी कि साझेदारी कितने इलेक्ट्रॉन का हुआ? 1 इलेक्ट्रॉनों का हुआ है। यानी क्लोरीन और क्लोरीन के बीच भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। इस तरह ये Cl2 बनाते हैं। Cl2 बनती है। क्या आप इस अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं? हाँ, यही है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्लोरीन का। और एक बार बनाते हैं तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो क्लोरीन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? बाहरी कक्षा में इसके 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये वाला इलेक्ट्रॉन 7। फिर एक क्लोरीन इधर है, इसका भी बाहरी कक्षा में 7 है, 2 4 6 और ये एक 7। तो क्या करेगा क्लोरीन? अपना बाहरी कक्षा को पूरा करने के लिए, यानी अष्टक पूरा करने के लिए, ये इसके वाले क्लोरीन के साथ साझा कर लेगा, और ये वाला क्लोरीन भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसका वाला इलेक्ट्रॉन का भी यूज कर लेगा। यानी दोनों किसका तो साझा कर लिया। तो इस तरह Cl और Cl के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई? तो 1 इलेक्ट्रॉन का, ये इसीलिए इनके बीच Cl माइनस बराबर Cl2, यानी एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ तो 1 बॉन्ड बन गया। 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ रहता तो 2 बॉन्ड होता। आगे, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच द्विआबंध का बनना दिखाई देता है। अब ऑक्सीजन के बीच जो होता है वो कैसा? तो द्विआबंध यानी डबल बॉन्ड बनता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु के एल कोष Kl दूसरा कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, तथा इसे अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। कितने इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है।
इसीलिए इनके ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है। ये इसमें डबल बॉन्ड आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, जैसा कि चित्र 4.3 में दिखाया गया है। 4.3 में दिखाया गया है। ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु के द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉनों के दो सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। O2 दो परमाणुओं के बीच द्विआबंध बनना कहते हैं। देखिए द्विआबंध यानी डबल बॉन्ड का बनना कहते हैं। क्या आप जल के अणु का चित्रित कर सकते हैं जिससे आप ऑक्सीजन के एक परमाणु एवं हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच आबंधन की प्रकृति को दर्शाया जा सकता है। इस अणु में एक आबंध तथा अथवा द्विआबंध है। बोल रहा है कि इसमें जल का अणु को एक बार देखते हैं। जल का अणु कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे जल का सामान्य सूत्र होता है H2O। इस सूत्र में ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 और ये एक 6। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो 1 हाइड्रोजन और इधर 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1 और इसका बाहरी कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन 1, तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस वाले हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जबकि ऑक्सीजन के पास अभी कितने, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन अपने आप में ले लेगा, यानी इस वाले हाइड्रोजन के साथ साझा कर लिया। अब इस वाले हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 और 2, यानी इसका भी बाहरी कक्षा फुलफिल हो गया। अब इस वाले हाइड्रोजन में क्या 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा और ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉन अपने आप को ले लेगा। अब इसका भी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका भी पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया। अब ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। खुद का इलेक्ट्रॉन तो 6 था, अब साझा करके इधर वाले हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लिया है और इधर वाले से 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी ऑक्सीजन का भी टोटल कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी ऑक्सीजन का अष्टक पूरा है और इन दोनों हाइड्रोजन का भी अष्टक पूरा है। अतः जल का जो बनता है वो इस टाइप में बनता है। अतः ऑक्सीजन का जो बिंदु संरचना सूत्र होता है ये इस तरह का बनता है। नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में आप कैसा आबंध होगा। नाइट्रोजन का जो द्विपरमाणुक आबंध है उसमें कैसा आबंध होगा, यानी नाइट्रोजन कैसा होता है, तो द्विपरमाणुक, यानी नाइट्रोजन में को हम इस तरह में लिखते हैं N2। तो नाइट्रोजन का जो N2 होता है इसमें कैसा बॉन्ड है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं संयोजकता क्या होगा। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है, यानी कि नाइट्रोजन का पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 7 में 2 चला गया, बचा 5, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में चले जाएंगे। बोल रहा है कि नाइट्रोजन का जो है परमाणु संख्या 7 होता है, तो 7 होता है, तो इसका नाइट्रोजन का पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब इसका बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 7 में 2 चले गए, बच गए 5, 1 2 3 4 5। अष्टक पूरा करने के लिए बाहरी कक्षा में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि इसका 5 है, घट कितने रहे हैं, 3। अतः नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, तो 3 हो जाएगा। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसका बाहरी कक्षा में टोटल कितने था, तो 5 ही था ना, 1 2 3 4 5, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। और एक दूसरा नाइट्रोजन है, इसका भी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला नाइट्रोजन अपना अष्टक पूरा करने के लिए इस वाले नाइट्रोजन के ये तीनों इलेक्ट्रॉनों को साझे के तौर पे यूज कर लेगा।
इसे यूज कर लिया। अब इस वाले नाइट्रोजन का कितना हो गया बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले नाइट्रोजन का कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका अष्टक पूरा हो गया। अब इस वाले का भी देखिए, इसका भी इसी प्रकार 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। अतः नाइट्रोजन जो बनता है वो नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड बनता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, इसीलिए नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं संयोजन क्षमता क्या होगी? तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो, जैसे ये नाइट्रोजन है, इसमें परमाणु संख्या तो टोटल 7 है। 7 है तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 7 में कितने 5, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन बाहर चल जाएंगे, 3 4 5। इस प्रकार नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और इसकी संयोजन क्षमता जो होती है, संयोजकता, वो 3 होता है। अष्टक प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन का एक अणु नाइट्रोजन के अन्य परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन के 3 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इसे 2 परमाणुओं के बीच त्रिआबंध, नाइट्रोजन के जो परमाणु हैं उनके बीच त्रिआबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड बनना कहा जाता है। N2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एवं इसके त्रिआबंध बनने को 4.4 में दिखाया गया। देखिए 4.4 में N2 यानी नाइट्रोजन का जो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तथा इसका ट्रिपल बॉन्ड जो बन रहा है वो इसको यहाँ दर्शाया गया है। अमोनिया के अणु का सूत्र NH3 है। क्या आप इस अणु के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कर सकते हैं? अमोनिया का जो होता है अणु का सूत्र NH3 है। क्या आप इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं? तो चलिए एक बार बना के देखते हैं। NH3 अमोनिया कितना है NH3, ये अमोनिया है। इसमें नाइट्रोजन 1 है, तो नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन कितने हैं 3 हैं, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और ये एक 3 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन कितना है 5, और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन डालते हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए। और हाइड्रोजन का जो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिए और 1 इलेक्ट्रॉन इसका दे दिए। अब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को बनाइए। तो ये वाला इस वाले के साथ साझा कर लेगा, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ साझा कर लेगा और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ साझा कर लेगा, और बीच में जो नाइट्रोजन है वो इन सब के इलेक्ट्रॉन के साथ अपना साझा कर लेगा। ये है अमोनिया का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। दिखाया गया है जिसमें यह दर्शाया गया हो कि कैसे सभी 4 परमाणुओं को उत्कृष्ट गैस विन्यास स्थिति प्राप्त करते हैं। अणुओं के द्विबंध, एक द्वि अथवा त्रिबंध कौन सा आबंध होगा? तो आप यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कहीं भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है तो नहीं। यहाँ पे नाइट्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया, एक हाइड्रोजन के साथ इधर 1 किया और इस वाले के साथ 1 हाइड्रोजन का किया। अतः हम कह सकते हैं कि अमोनिया के फॉर्मेशन में कहीं भी डबल बॉन्ड यानी द्विआबंध और त्रिआबंध नहीं होता है। अब हम मेथेन को देखते हैं जो एक कार्बनिक अणु है। ईंधन के रूप में मेथेन का अधिकाधिक उपयोग होता है। अब हम एक मेथेन के बारे में देखेंगे कि मेथेन कैसे होता है।
तो मीथेन एक कार्बनिक यौगिक है क्योंकि इसमें कार्बन होता है। मीथेन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो ईंधन के रूप में करते हैं तथा यह बायोगैस एवं संपीड़ित गैस यानी CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG का मुख्य घटक है। तो CNG और बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो यही मीथेन है। यह कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिकों में से एक है और यह क्या है? तो सबसे सरल यौगिक है। किसका? तो कार्बन का। मीथेन का सूत्र CH4 है। जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। कार्बन चतुसंयोजकता है। चतुसंयोजकता है क्यों? क्योंकि इसमें जो होते हैं 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैस की विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करके हाइड्रोजन परमाणु को करता है, जैसा 4.5 में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको बिंदु संरचना बना के एक बार देखते हैं। मीथेन, ये है मीथेन। मीथेन का सूत्र होता है CH4। यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है? एक कार्बन। हाइड्रोजन कितना है? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। हम जानते हैं कि कार्बन का परमाणु संख्या जो होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, यानी कि 6 है तो इसका पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन का जो होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होगा और 4 होगा इस तरह में, यानी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ साझा करके बॉन्ड बना लिया, ये इधर और ये इसके साथ। अब बच गया कार्बन। कार्बन के पास पहले से 4 इलेक्ट्रॉन था। अब ये कार्बन इन चारों हाइड्रोजन के 1-1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझे करके अपना अष्टक पूरा कर लिया। इस प्रकार कार्बन जो बनता है, इसका फॉर्मेशन इस तरह से होता है मीथेन का। 4 हाइड्रोजन और ये सिंगल बॉन्ड यानी एकल आबंध बनता है क्योंकि ये प्रत्येक हाइड्रोजन के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है। होता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया। देखिए यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन, प्रत्येक हाइड्रोजन अपना बाहरी कक्षा को पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे अपना वाला खुद का और एक कार्बन का मिला करके यह बनाया है। इस प्रकार 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। अब बोल रहा है कि सहसंयोजी आबंध हम किसे कहते हैं? तो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म यानी एक जोड़ा की साझा करता है और उसके द्वारा जो बॉन्ड बनता है, आबंध बनता है, उसे सहसंयोजी आबंध बनते हैं। सहसंयोजी मतलब सह मतलब साथ में और संयोजी मतलब मिलता है, मिल के बनता है। सहसंयोजी आबंध बनने वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल बंध होता है लेकिन इनका अंतराण्विक बल बहुत कम होता है। फलस्वरूप इन यौगिकों में क्वथनांक और गलनांक कम होता है। बोल रहा है कि सहसंयोजी आबंध से जो यौगिक बनते हैं उनका क्वथनांक और गलनांक क्या होता है? कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सहसंयोजी आबंध से जो अणु बनते हैं, जो अणु बन गया, उनके भीतर तो प्रबल होता है, प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतर आणविक बल जो होता है वो बहुत कम होता है। जैसे यह मीथेन में ये मीथेन का एक अणु है। इस मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच तो मजबूत बॉन्ड है, लेकिन एक अन्य मीथेन का जो अणु है CH4, ये एक अन्य मीथेन का अणु है, इसके साथ इस वाले का जो बॉन्ड है बहुत ही कमज़ोर है, वीक बॉन्ड बनता है। ये बोल रहा है कि लेकिन इनका अंतर आणविक बल जो होता है वो कम होता है, यानी बल जो कम है यानी वीक होता है। इसीलिए
इनका जो होता है सहसंयोजी बॉन्ड वाले यौगिकों का क्वथनांक और गलनांक कम होता है, क्योंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं। सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी विद्युत के कुचालक होते हैं। और क्या बोल रहा है कि सहसंयोजिक यौगिक वाले जो बनते हैं यौगिक, वो कैसे होते हैं, तो विद्युत के कुचालक होते हैं।